हाँ तो बेटे आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सेप्टेंस हमारा ऑलमोस्ट कवर है। अब बात हुई कि हम लोगों ने पढ़ लिया ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस की इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज इस चीज को समझें कि कम्युनिकेशन को लेकर क्या इशू आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में एक केस भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ टाइमिंग्स को लेकर, है ना, कि किस वक्त क्या चीज हुई। तो कम्युनिकेशन के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन कब हुआ कैसे हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन के हमारे पास देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं फेस टू फेस आपके साथ बैठा हूं तो यहाँ तो कोई हर्डल्स ही नहीं है, क्योंकि आपने यस और नो सामने सामने बोलना है, वहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हमें कब आती है? जब दो पार्टीज डिस्टेंस पर होती हैं। अब अगर पार्टीज डिस्टेंस पर हैं तो वो कम्युनिकेशन का उनका मेथड क्या रहेगा? या तो वाया फोन, या वाया मेल, या वाया पोस्ट। मेन तो यही तीन है ना। मेल को ले तो उससे फैक्स वगैरह मैं सब काउंट कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कब क्या कम्युनिकेशन किया एक दूसरे के साथ, जो दो पार्टीज हैं, एक प्रपोजर और एक ऑफरी। तो ऑफरर और ऑफरी के बीच में क्या कम्युनिकेशन किस किस टाइमिंग्स में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात आ रही है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हेडिंग डालें आज की, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कौन कौन से? और पेंटहाउस वर्सेस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हो इतने दिनों बाद? अच्छा, ये दोनों केस डिस्कस कर लेंगे। एक फेल्थ हाउस तो ये दिख रहा है मैं पॉइंट नंबर 6 पर, और कौन सा था? पॉइंट नंबर बताओ। हेवत वर्सेस नाइट का कोई नहीं, करा देंगे, फिर से करा देंगे, कोई इशू नहीं। ये दोनों कह रहे हैं ना आप लोग? नहीं, जो ये कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, हेवत वर्सेस नाइट नहीं हुआ है। हाँ, वो मैं बता दूंगा। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, वो बता देंगे। इतना उसके अंदर खास इशू नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। उसका एक हल्का सा हिंट देता हूँ। जैसे बेटे क्या होता है, हम लोग कोर्ट में भी कभी किसी का एफिडेविट लगाते हैं, और मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, लेकिन जिसका भी थंब इम्प्रेशन लें या जिसके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट ऐड की जाती है कि मैंने जहां साइन किए हैं और जिसने मुझसे साइन करवाए हैं, उस पर्सन ने मुझे वो सारा पढ़कर सुनाया, उसमें लिखा हुआ होता है, और मुझे मेरी लैंग्वेज में समझाया कि मैंने क्या लिखा है, तब जाकर मैंने उस पर साइन किया है। तो इसलिए जो भी ये मटेरियल है ये मेरी नोटिस में है, ये मानकर चला जाता है। अब उसमें आप लैंग्वेज बैरियर अब अपने आप समझ जाओ कि अगर मान लीजिए हम अदर लैंग्वेज के हैं, अब मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और थोड़ी बहुत पंजाबी बोलने में समझ आती है, पढ़ने में तो समझ नहीं आती। अब कोई एग्रीमेंट पंजाबी में लिखा हुआ है, अब मैं वहां साइन कर रहा हूं अपने, तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें वो पार्टी यानी जो भी पर्सन मुझसे साइन करा रहा है, और उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि किसी एक पर तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट पर्सन कौन होता है? ट्रस्टवर्दी पर्सन, जैसे एडवोकेट हो गया या कोई भी इस तरह का। तो वहां पर वो लैंग्वेज बैरियर वाला पॉइंट है। मैं इसे क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, इसके सारे फैक्ट्स भी लिखवा देंगे। और एक आप दूसरा कह रहे हैं फेल्थाउस वर्सेस बिनले, तो शायद हमने कर लिया था, नहीं किया था ये? इसमें मैं हल्का सा आपको हिंट फिर भी दे देता हूँ, जिससे कि एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, बड़ा हिंट मिल जाए। इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन अपने एक रिलेटिव से, आज फर्स्ट क्लास में आए हो आप? अच्छा, मतलब मेरी क्लास में। गुड मॉर्निंग।
जैसे इसको इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, एफ अपने नेफ्यू से डील कर रहा है। किस चीज की डील कर रहा है? एफ ऑफर टू बाय हिज नेफ्यू अ हॉर्स फॉर रुपीज फॉर 30 पाउंड्स। उसका नेफ्यू, इसने क्या था फैक्ट्स कि नेफ्यू जो है सब कुछ बेचकर कंट्री शिफ्ट कर रहा था। तो जब वो कंट्री शिफ्ट कर रहा था उसने सब कुछ बेचना था। इस दौरान उसके अंकल को पता चला, उसके अंकल ने उसे कहा कि बेटे ये जो हॉर्स है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसको आप मुझे ही देना। उसने ये ऑफर कर दिया था उसे। सुन रहे हैं जी? उसने कहा ये हॉर्स मुझे ही देना और 30 पाउंड्स मैं आपको दूंगा। ये किसने कहा है? अंकल ने। लेकिन जो नेफ्यू है अभी तक उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, वो साइलेंट है। नेफ्यू सब कुछ सोल्ड कर रहा था, तो उसने जो ऑक्शनर अपॉइंट किया हुआ था उस ऑक्शनर को उसने सब कुछ कहा कि ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, ये हॉर्स मत बेचना। ऑक्शनर को तो उसने बोल दिया कि ये हॉर्स मत बेचना, क्योंकि वो चाहता था अपने अंकल को देना, चाहता था। बट द फैक्ट इज कि वो साइलेंट रहा जिस वक्त उसके अंकल ने उसको ऑफर किया था। चुप रहा, कुछ नहीं बोला, ना यस बोला ना नो बोला, कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट रहा। अंकल क्या सोच रहा है कि मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, मेरे भतीजे को मंजूर होगा, वो ये सोच रहा है। लेकिन बाई चांस गलती से ऑक्शनर ने वो हॉर्स बेच दिया। अंकल साहब कोर्ट पहुंच गए कि ये तो हॉर्स मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं लूंगा, 30 पाउंड्स मैंने बोल दिया था, फिर भी आपने बेच दिया। तो अब इसमें कौन केस जीतेगा? इसमें क्या मैटर सामने आएगा? तो मैटर सामने आया कि मेयर साइलेंस इज नॉट मीन्स टू बी एक्सेप्टेंस। नेफ्यू ने कहा कि मैंने तो आपको उस वक्त कुछ भी नहीं बोला था, ना हाँ बोली थी ना बोली थी। आप अगर समझ रहे हो कि मैं साइलेंट रहा तो मैंने एक्सेप्टेंस कर दी, गलत है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये है फेल्थ हाउस के केस में। ठीक है जी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग डालो फेस टू फेस। फेस टू फेस में प्रॉब्लम तभी आएगी जब जैसे पिछले केस में वो साइलेंट रह गया। अदरवाइज अगर फेस टू फेस में ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुई तो बताओ हर्डल्स क्या आई? नो हर्डल्स। फेस टू फेस द बेस्ट वे फॉर एग्रीमेंट है, उसमें कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बेटे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप सामने वाली पार्टी के साथ किसी एग्रीमेंट के अंदर जा रहे हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल ही दे रहे हैं ना पीछे की, हॉर्स खरीदने और बेचने वाली, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। आज आप मिडिल ऑफ द टॉपिक में हो तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो भी एक पिक्चर नहीं आया है, तो आप दोनों को मैं एक सेपरेट क्लास देकर इसका पिछला कवर करा दूंगा। ठीक है? आप अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको, है ना? तो अब एक और बच्चे आ गए हैं, तो एक दो बच्चे अगर और आते हैं तो एक क्लास लेकर सारा कवर करा देंगे आपको। क्योंकि वैसे तो आज अब मेरी क्लास अभी पहले हो रही है बाई चांस, तो ऐसा करेंगे इस बार मुझे आप दोनों स्पेशली याद दिला देना सैटरडे को कि संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आप दोनों की स्पेशली, या जिसका भी मिस हुआ होगा उसकी ले लेंगे। ठीक है? तो फेस टू फेस में लिखो फर्स्ट डॉट डालकर बेस्ट वे टू हैव एग्रीमेंट। आप इसमें लिख सकते हैं कि द फेस टू फेस है जो बेस्ट वे है टू हैव एग्रीमेंट। सेकेंड डॉट में लिखो नो क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन। अब ये रिवोकेशन एक नया वर्ड आ रहा है। रिवोकेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, रिवोक करना, यानी आपने जो ऑफर दिया उसको वापस लेना, या आपने जो एक्सेप्टेंस दी उसको वापस लेना, उसे बोलते हैं रिवोकेशन। ठीक है? रिवोक करना एकदम से,
जैसे मैंने कहा कि एनीवन हु इज गोइंग टू बाय माय कार, आपके बोलने से पहले यस, सॉरी 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 सॉरी, मेरे पास फोन आ गया, मैंने अब कार नहीं बेचनी, इसे कहते हैं रिवोकेशन। मैंने रिवोक कर लिया अपना ऑफर। ठीक है, आप में से कोई एक बच्चा बोल गया कि हाँ सर मुझे खरीदनी है, वो जब तक मुझे कम्युनिकेट होता उसने वापस ले लिया, उसे कहते हैं रिवोकेशन। ठीक है जी। मेन हर्डल्स कब आती है, ये तो पहला है, सिंपल है, बेस्ट वे है, और इसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन नहीं बनता। सेकंड लिखो, व्हेन पार्टीज आर एट डिस्टेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है, व्हेन पार्टीज आर एट डिस्टेंस। इसमें फर्स्ट एरो डालकर लिखो, टेलीफोनिकली, ऑब्लिक, मेल, ऑब्लिक, पोस्ट लिख लो सिर्फ। ठीक है जी। ये तीन एलिमेंट्स हमें जो ऐसे दिख रहे हैं, इन तीन एलिमेंट्स में पार्टीज क्या है, एट डिस्टेंस है। ठीक है जी, पार्टीज एट डिस्टेंस है। अब आप इसमें दिमाग में इमेजिन करके चलो कि यू आर इन सेक्सराय या जहां पर भी आप लोग रहते हैं, आप अपने दिमाग में उसी को मानकर चलो कि आप वहां पर है, वन ऑफ द पार्टीज ओवर देयर एट योर होम या एट योर ऑफिस। सेकेंड पार्टी इज लिविंग इन मुंबई, यहां से 1300 किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली। आप अगर सोचो कि मैं रोज अप एंड डाउन करूं, मिलकर आ जाऊं, तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। पॉसिबल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपने कहा कि नहीं। अब आप बात कर रहे हैं टेलीफोनिकली, या आप बात कर रहे हैं मेल के थ्रू, या आप बात कर रहे हैं बाया पोस्ट, तो पार्टीज एट डिस्टेंस हो गए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑफर और ऑफरी की तरफ से कम्युनिकेशन होना। तो लिखे फर्स्ट पॉइंट, यहां पर इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। आपने यहां से ऑफर किया मुंबई की पार्टी को, आप अपने ऑफिस से, दिल्ली से मुंबई की पार्टी को ऑफर किया जा रहा है कि हम आपके साथ ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। आपने ऑफर किया, वो ऑफर मुंबई की पार्टी के पास कब कम्युनिकेट कंप्लीट मानी जाएगी, जब मैं ये तीन ऑप्शन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, या तो टेलीफोनिकली, या फिर मैं बाय वाया मेल, या फिर बाय पोस्ट। टेलीफोनिकली तो जैसे ही आपने बोला और उसने जैसे ही सुना, एज सुन एज दैट पार्टी हर्ड, आपका ऑफर कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, टेलीफोनिकली आपने कहा, मुंबई वाली पार्टी को फोन किया कि हाँ जी मिस्टर एम, आई वॉन्ट टू परचेज दिस दिस दिस, रेट विल बी दिस दिस दिस, फिक्स हो गया। तो ऑफर आपका अभी ऑफर की बात हो रही है, उसने जैसे ही सुना ऑफर कंप्लीट हो गया। वाया मेल, जैसे ही उसने मेल किया, आपने मेल किया और उसने उस मेल को पढ़ा, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। वाया लेटर, अब बाई पोस्ट यूज कर रहा हूं मैं, आपने यहां से एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाली। ध्यान से समझना, आपने चिट्ठी लिखी, पोस्ट ऑफिस में डाली, पोस्ट ऑफिस का अपना एक प्रोसेस है, मुंबई पहुंचेगी, मुंबई पहुंचकर उसके घर डिलीवर होगी। क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे ही चिट्ठी उसके घर पहुंची तो क्या ऑफर कंप्लीट हुआ? नो, जब तक वो उस चिट्ठी को पढ़ नहीं लेता। अब यहां पर आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी ये हो सकता है कि सर कैसे प्रूव होगा कि उसने कब पढ़ा, ये क्वेश्चन है। फिर मैंने वही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा कि जो वो बोलेगा
अगर वो सच बोल रहा है तो सच माना जाएगा। अब वो चाहे झूठ भी बोल रहा है, लेकिन उसने जो बोला है वही माना जाएगा। घर के अंदर तो रिकॉर्डिंग, ऑफिस के अंदर तो कंप्यूटर और इस तरह से कैमरास नहीं लगे होते कि एक एक मूवमेंट की रिकॉर्डिंग हो। वो जब बोलेगा तभी उसको माना जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल भी है कि मुंबई की पार्टी के पास चिट्ठी, आपको ये भी बता देता बेटे, जब स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट हो या रजिस्टर्ड पोस्ट हो, आपको देखेंगे इनका ट्रैक आता है एक। आओ बेटा आओ। ट्रैक समझते हैं? ट्रैकिंग, अब तो आप लोग बहुत इन सब चीजों में होंगे, है ना। जब आपने किसी ऑर्डर को प्लेस किया तो उस ऑर्डर के बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ऑर्डर आप तक कब पहुंचेगा, उसे कहते हैं ट्रैकिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैकिंग ये अमेजन वगैरह की तरह की पार्टीज ही करती है। आज आपका पोस्ट ऑफिस भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। अगर आप स्पीड पोस्ट भेजते हैं, हम लोगों का कोर्ट कचहरी के अंदर तो स्पीड पोस्ट ही माना जाता है। कुरियर भी मानते हैं, बट स्पीड पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर माना जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर है आज भी स्पीड पोस्ट। जैसे ही आप स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, करते हैं, वहां पर एक स्टैंप लगती है और कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है बेटे, और आपको एक वो मिल जाता है, एक कोड मिल जाता है जिसको वो स्कैन वगैरह करते हैं। स्कैन करते ही कंप्यूटर के अंदर फिक्स हो जाता है कि कितने बजे आपने पोस्ट किया, विद सेकंड्स ऑल्सो। फिर उसका पूरा ट्रैकिंग चलता है। जो भी प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस वालों का, वो प्रोसेस अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचते ही जब आपका वो जो भी लेटर है उस पार्टी को जैसे ही डिलीवर होता है, उसका टाइम भी लिख दिया जाता है कि इतने बजे हमने इनके घर पर ड्रॉप किया। बेसिकली तो स्पीड पोस्ट वो बिना साइन के देते भी नहीं है, जिस पार्टी को दिया उसका साइन भी कराते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी लिखते हैं। अब फिर वही बात, सच झूठ उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो इतना ट्रैकिंग नहीं होती। हाँ, मोबाइल नंबर दिया तो पहले चेक करें कि आपने सही मोबाइल नंबर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिया वो सच माना जाता है। तो कितनी सिचुएशन पे क्लियर हो गई कि आपके पास सारा ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। उस ट्रैकिंग रिकॉर्ड से ये मान लिया जाता है कि चिट्ठी कितने बजे, वो स्पीड पोस्ट कितने बजे उसके पास पहुंच गया, किस डेट को पहुंचा। उस केस में क्या हुआ कि जिसके पास ये लेटर भेजा गया था, लेटर मान लीजिए पहुंच गया 1 जनवरी 23 को, वो भाई साहब पार्टी करके आए और उनका कार से एक्सीडेंट हो गया, घर की बजाय हॉस्पिटल पहुंच गए। चिट्ठी पहुंच गई घर यानी ऑफिस में, और वो कहां पहुंच गए? हॉस्पिटल। घर से वाइफ ने वो चिट्ठी डाली कि मैं हॉस्पिटल में दे दूंगी, पढ़ लेंगे, कोई काम की चिट्ठी होगी, स्पीड पोस्ट है। वाइफ पहुंची हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा अभी हमने आईसीयू में रखा है, कुछ नहीं देना। चिट्ठी वापस घर आ गई। सेकंड बीत गया, थर्ड बीत गई, फोर्थ को वो वापस घर आए। क्या सारा ट्रैक होगा ना हॉस्पिटल का, तो अब वो एविडेंस दे सकता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। फोर्थ को वापस आया, ऑन बेड रेस्ट था। फिफ्थ को उसने चिट्ठी को पढ़ा। तो जिस दिन उसने चिट्ठी को पढ़ा, ऑफर कंप्लीट किस दिन माना जाएगा? उसी दिन। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे अलग अलग तरह की जजमेंट दे जाते हैं कि जी चिट्ठी उसके घर पहुंच गई। नहीं, आपको यहां समझना क्या है, जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी, इसको बोलते हैं व्हेन इट केम्स टू हिज नॉलेज। इसको क्या बोलते हैं? व्हेन ऑफर केम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, तभी माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हुआ। तो अब देखो, जो हमने कहा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 4 क्या क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ही देखें क्या कह रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो इसका ए पार्ट लिख लो, नॉलेज वर्ड लिख लो, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज लिखना है, बाकी सेंटेंस आपको याद रखना है। व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग,
बी पार्ट, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. अभी भी इनकम्प्लीट है, क्या उसके पास लेटर पहुंच जाए तभी कंप्लीट है? आगे आंसर दे रहा है थर्ड पार्ट में, मेयर रिसीविंग ऑफ लेटर इज नॉट सफिशियंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज, रीड द लेटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपने इन सेकंड और थर्ड पॉइंट को मिक्स करके लिखना है, तो लिखो बी पार्ट, when it is by post, when it is by post, offeree must receive and read the message, offeree must receive and read the message, ठीक है जी? रिसीव के साथ साथ रीड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा उसके घर पहुंच गया था 1 तारीख को लेटर, लेकिन उसने पढ़ा किस दिन? 5th को, तो 5th को ही ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। और इन्हीं छोटी छोटी बातों पे केस खत्म हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे केस खत्म हो जाते हैं, ठीक है? जरा एक बार एग्जाम्पल 54 पढ़ लीजिए, पॉइंट समझ आ गया आपको? अब एग्जाम्पल 54 पढ़ लीजिए जरा एक बार जल्दी से, सेल्फ पढ़ लीजिए, सेल्फ रीडिंग दिख रहा है सबको? थोड़ा बड़ा करूं? अब बुक का सेम है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक का सेम है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। डेट का ही खेल आ रहा है, 10th ऑफ मार्च को लेटर पोस्ट किया, 12th ऑफ मार्च को उसके पास कम्युनिकेट हुआ, ऑन 12th ऑफ मार्च व्हेन बी रिसीव द लेटर, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि उसने पढ़ा कब? 15th को, तो ऑफर किस दिन कंप्लीट माना जाएगा? 15th मार्च को। अभी हम एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी मेरा सिर्फ ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, गॉट इट? सेम एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर बताया था, सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा उससे याद हो जाती है, स्टोरी बन जाती है, दिमाग में इमेज बन गई होगी। आगे बढ़े, क्लियर सबको? आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ऑफर का काम खत्म हो गया, अब हम एक्सेप्टेंस पर पहुंच गए। अब हम मुंबई वाली पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी हम आपकी बात कर रहे थे, आप लोग दिल्ली में बैठे थे, अभी हम आपकी बात कर रहे थे, अब मुंबई वाली पार्टी की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, जब हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि यहां पर थोड़ा सा हमें एक डिस्कशन करना है, क्या? देयर आर 2 मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। पहला क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन बाय एक्ट, और दूसरा क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। बड़ा ध्यान रखना है ओमिशन में भी। जब बाय एक्ट है, कम्युनिकेशन बाय एक्ट, एक्ट में तो सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन और ओरल। फोन पर वाया वर्ड्स बोलोगे आप, मैं टेलीफोनिकली बात कर रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? यस सर, मुझे मंजूर है, बाय ओरल वर्ड्स आ गए, ओरल हो गया। रिटन वर्ड्स कब हो गए? अगर आप यानी मुंबई वाली पार्टी उस वो जो बाय पोस्ट उसके पास लेटर पहुंचा था या वाया मेल पहुंचा था, तो वो वापस उसी तरीके से अगर हमें करता है तो बाय वर्ड्स हो गया, इन रिटन वो भी। तो क्या क्या हो सकता है? टेलीग्राम, टेलीग्राम समझते हैं आप लोग? यस सर। ये भी एक पोस्ट का ही प्रोसेस है, टेलीग्राम थोड़ा स्पीडी हो जाता है। फैक्स भी सब जानते हैं, क्या होता है फैक्स? नहीं वो तो है मतलब क्या प्रोसेस होता है फैक्स में बता देता हूँ। फैक्स में एक मशीन होती है कि जो भी आपने यहाँ से, जैसे मेल वाला जो मैटर है, अगर आप फैक्स करेंगे तो वो मैटर सामने वाली पार्टी के पास जाकर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। सेम जो दिल्ली में आपने लिखा वो सेम टू सेम वहां फैक्स हो जाएगा। होता कैसे है मैं बता देता हूँ। एक मशीन होती है लाइक अ प्रिंटर, उस मशीन पे मैं अपना लेटर, प्रिंटेड लेटर डालूंगा यहाँ से, और वो मशीन उसको स्कैन करेगी
और वो स्कैन करते ही साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ उसके फैक्स मशीन में प्रिंट करना शुरू कर देगी, बशर्ते उसमें पेपर्स लगे हुए हो। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, पेपर्स नहीं लगेगा, प्रिंट नहीं आएगा, इसका मतलब वहां पर ऑफर नहीं पहुंचा है, वही सेम एक्सेप्टेंस भी नहीं पहुंची। यही बड़ा ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें होती हैं। मैंने तो किया, हालांकि मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि एरर है जी, वहां पहुंचा नहीं, इस तरीके से होता है। तो फैक्स ये होता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की अब नॉर्मल यूजुअल लाइफ में खत्म हो गया है फैक्स। फैक्स सिर्फ सरकारी उसमें चल रहा है, बाकी सब मेल पर पहुंच गए हैं। फैक्स सिर्फ सरकारी मशीनरी में चल रहा है, या कोई कॉर्पोरेट हाउसेस जो सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं जहां तक समझता हूँ कि जो नेक्स्ट क्या कहते हैं, सरकारी का सेकंड ऑप्शन बोला जाता है टाटा ग्रुप को, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज की, मतलब जितनी सरकारी के अंदर से नौकरी की सेफ्टी है, एम्प्लॉयज की सेफ्टी है, वही सेम सेफ्टी टाटा ग्रुप देता है। कभी टाटा ग्रुप मौका मिले तो छोड़ना मत। तो क्या कह रहा है, एंड इवन एडवर्टीजमेंट्स, ओरल वर्ड्स विल इंक्लूड टेलीफोन मैसेजेस, जैसे भी मैं कह रहा था, ओरल तो टेलीफोन पर ही चलेगा। अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स। अब यहां पर एक्ट्स की बात क्या है, अगर मैंने आपको कुछ एक्ट करने को बोल दिया और आप वो एक्ट कर जाते हैं, तो भी क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस। वही चीज होती है ना। तो कह रहा है communicative like positive acts or signs so that the other person understand that the person acting or making signs means to say or convey। थंब, मैंने कहा क्लास 9 o'clock है, बच्चे मुझे क्या दिखाते हैं, थंब। पुराने टाइम पे थंब क्या था? आज थंब क्या है, थंब क्या है कि एक्सेप्टेड। ये एक्ट हो गया, ये एक्ट हो गया, चाहे उसने ओके नहीं बोला, लेकिन अगर मुझे थंब का साइन दिखा दिया तो वो एक्सेप्टेड हो गया। ये एक्ट है कि बाय कंडक्ट, कि कुछ भी लिखा है तो ठीक है जी। तो इसमें कम्युनिकेशन बाय एक्ट में लिख लो, ओरल, ओरल ऑब्लिक बाय वर्ड्स और बाय एनी एक्ट। ठीक है जी, यानी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, ओरल दे सकते हो, बाय वर्ड्स दे सकते हो, रिटन में दे सकते हो, या फिर बाय एक्ट भी दे सकते हो। बाय एक्ट क्या होता है, एक और तरीका, इफ यू एक्सेप्टेड माई प्रपोजल प्लीज सेंड अ टोकन मनी ऑफ ₹20,000 इमीडिएटली। आपने तुरंत 20,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, आपने मेरे अकाउंट में तुरंत 20,000 ट्रांसफर कर दिए और मैसेज लिख दिया कि मैंने ट्रांसफर कर दिया है। बाय एक्ट है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपको प्रपोजल एक्सेप्टेड है तो 20,000 इमीडिएटली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो आपने लिखा डन, आई ट्रांसफर्ड। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, इन्होंने तो बोला ही नहीं एक्सेप्टेड। तो जज ने क्या कहा कि भाई साहब आपने क्या लिखा था कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, ट्रांसफर ₹20,000 इमीडिएटली इन माय अकाउंट। उन्होंने कर तो दिया और लिख दिया आपको मैसेज कि आई ट्रांसफर्ड, तो व्हाट इट मींस, एक्सेप्टेड। दिस इज कॉल्ड एक्ट। समझ रहे हैं? तो एक्ट ये है, थंब हो गया, या जैसा मैंने आपको करने को कहा आपने वो कर दिया और मुझे रिवर्स एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, ये बात सबको क्लियर? बी लिखें, इसका क्या कह रहा है, ओमिशन, ओमिशन। यहां पर ओमिशन और साइलेंस थोड़ा सा फर्क है दोनों में। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप जो कोर्ट में मेरे पर आपने केस किया है, आई पे यू समथिंग अमाउंट, जो भी एक फिक्स कर दी हमने आपस में, आप प्लीज कोर्ट मत आओ।
मेरी आपके साथ सेटलमेंट हो गई और मैंने कहा आप प्लीज कोर्ट मत आना, मैंने आपसे ये कहा है, मैंने एक एक्ट करने को कहा है आपसे। अब आपकी इंटेंशन क्या थी आपको भी क्लियर नहीं थी कि आपने सेटलमेंट करना है कि नहीं करना। बाय चांस आप गलती से नहीं पहुंचे या आप भूल गए, तो एक्ट तो वही हो गया जो कहा गया था, तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेड। ये है सॉरी बाय ओमिशन, यानी आप चाहे नहीं चाह रहे थे उसमें, ऐसे उन्होंने बोला है। लॉ क्या कहता है कि अब आपकी इंटेंशन क्या हमें नहीं मालूम, आप यस करना चाह रहे थे या नो करना चाह रहे थे हमें नहीं मालूम, लेकिन जो एक्ट डिसाइड हुआ था वो गलती से बाय ओमिशन वो एक्ट आपसे हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि यू एक्सेप्टेड इट। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर मेरा मेरा प्रपोजल मंजूर है तो आप मेरे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दो। आपके पास 2 योगेश गुप्ता के कॉन्टैक्ट से आप किसी दूसरे योगेश गुप्ता को ट्रांसफर करना चाह रहे थे, लेकिन आपने वो 20,000 मेरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो मैं क्या मानूंगा? क्योंकि वो एक्ट आपने कर दिया। अब वो गलती से हुआ, लेकिन उस वक्त तो मेरे पास एविडेंस है ना, देखो जी मैंने ये मैसेज किया और इन्होंने ये कर दिया, तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, उनका सोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैच कर रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मैच कर रहा है मैटर। हम कैसे मान ले कि आप नहीं चाहते थे? हम कैसे मान लें? तो ये भी है बाय ओमिशन। तो इसमें हमें जो सेंटेंस याद रखना है, देखो वो क्या कह रहा है, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट। अब वो जो ओमिशन है वो कन्वे कैसे हो गई? बाय कंडक्ट और बाय फोरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस। यानी बेसिकली आपकी जो या तो ओमिशन थी या आपकी जो फोरबेरेंस थी वो एज पर एक्ट सूट कर रही थी उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। तो आपने सिंपल इसमें लिखना है कि ओमिशन कन्वेड बाय अ कंडक्ट, ओमिशन कन्वेड बाय अ कंडक्ट, कंडक्ट यहां पर जरूर ध्यान रखना है, ओमिशन कन्वेड बाय अ कंडक्ट will be deemed to be the acceptance, will be deemed to be acceptance। बस स्टार डालकर लिख लो, स्टार डालकर लिख लो, साइलेंस इज डिफरेंट देन द ओमिशन। ये ध्यान रखना है कि साइलेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है ओमिशन से, ठीक है। सर अगर मान लो जैसे आज तारीख है, 2 पार्टी आज एक तारीख है, लेकिन दोनों पार्टी नहीं आई हुई कोर्ट। फिर से बोलो एक बार। सर मान लो जैसे आज कोर्ट में डेट है, ओके, और दोनों पार्टी नहीं आई, वो अलग इशू होता है, इससे लिंक कर रहे हो? नहीं सर वैसे वैसे ही फिर अगली डेट पड़ जाएगी, और किसी का इंटेंशनल होगा तो जैसा आप कॉस्ट लगा देते हैं, फाइन, फाइन भी लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैटर, मैटर पर डिपेंड करता है और आपकी उस एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो पेनल्टी मानी जाती है कि आपने कोर्ट का टाइम खराब किया। उससे दोनों पार्टी पे समन जाओगे, दोनों पार्टी समन जाओगे दोनों, मैं कहता हूँ ना दोनों के उस पर डिपेंड करता है, दोनों पार्टीज के एक्ट पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए जो सेकंड पार्टी थी वो पिछले 4-5 डेट से ऐसा कर रही है और मैंने आज पहली बार किया है, तो आई विल गेट एन एग्जम्पशन एंड दे विल बी पेनलाइज्ड। मैंने कहा डिपेंड्स। आप ऐसे देखो कुछ चीजें बड़ी वो है, आपने जो पूछा है ये वेग है, एक वेग फॉर्म है कि अब मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ बोलूंगा अब आप कहोगे कि सर ने तो ऐसे बोला था, जाना ही नहीं है, जाओ ही मत, जाओ ही मत, जाओ ही मत। फिर मैंने कहा ना इट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ जजेस बड़े लीनियंट होते हैं, कुछ बहुत स्टिकी होते हैं, तो उस पर भी बहुत मैटर करता है। होता नहीं है आपके आपके स्कूलों में भी कुछ टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, होमवर्क नहीं किया टीचर कहता है कोई नहीं कर लेगा। और किसी टीचर को आप जानते होते हैं कि होमवर्क करना ही करना है, पता है कि अगर स्कूल पहुंच गए बिना होमवर्क कॉपी के, तो इट डिपेंड्स। वही सेम हर जगह है, ये तो ह्यूमन नेचर है बेटे, हर जगह है ये ह्यूमन नेचर, जुडिशरी में भी, टीचरशिप में भी, स्टूडेंट्स में भी इवन है। कुछ स्टूडेंट्स कितने कूल होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बड़े हाइपर होते हैं। हाँ जी बेटा, इसका एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल 55। ए ऑफर्स टू पे 50,000 टू बी इफ ही डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस। अब देखो, ये जो केस है इसको एकदम से टिपिकली मत याद कर लेना, कुछ एक जगह ये ऑफेंस होता है, कुछ एक मैटर्स में ऑफेंस होता है, ये ध्यान रखना है। आपको क्या समझाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको, क्योंकि मैं कोर्ट भी जाता हूं तो मैं जानता हूं कि ये चीज हर वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आपने पूछा कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, फोन करके कहते हैं सर एग्जाम्पशन लगा दें, एक एप्लीकेशन लगती है एग्जाम्पशन की। आपको क्या लगता है? लॉयर है, वेरी गुड। तभी मैंने कहा क्योंकि आप बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को। एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगता है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, तो जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त एक्सेप्टेड हो जाए। वन ऑफ आर क्लाइंट, जबकि वो कंप्लेनेंट है, जिस दिन से उसने कंप्लेंट फाइल की है वो उस दिन के बाद से कोर्ट ही नहीं आना। भाई साहब कोर्ट ही नहीं आ रहे। हमने कहा भाई हम भी जज साहब के सामने अपियर तो होना है, मेरे को तो अभी पिछली डेट पर उसके ऊपर 5,000 की कॉस्ट लगी है। जज साहब ने कहा कि क्या चाहते हो, डिसमिस करें या एक डेट और चाह रहे हो? मैं कहा जी लास्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोल दिया लास्ट अपॉर्चुनिटी गिवन विद कॉस्ट ऑफ 5,000 ओनली, खत्म। अब अगर वो नेक्स्ट डेट पर आएगा तो सबसे पहले तो 5,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये है तरीका। तो ऑफेंस है ना, तो हर जगह मत ले जाना कि सर आपने तो ये पढ़वाया था। यहां पर क्या हो रहा है, ए ने ऑफर किया बी को कि भाई जो मैटर ऑफ एविडेंस है, वहां एविडेंस का मतलब क्या है, गवाह, गवाही कर देने वाला बंदा। उसने गवाही करानी थी, हमने उसको कहा कि आप 50,000 रुपये रखो मत आना। और मैंने लास्ट भी बताया हुआ कई बार, ये केस टू केस भी डिपेंड करता है। मैं वो केस डिस्कस नहीं कर सकता सारे, क्योंकि आईपीसी है, 500 से ऊपर सेक्शन है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ सेक्शंस में ये अलाउड है, बहुत सारे सेक्शंस में अलाउड नहीं है, तो इसलिए बी केयरफुल। अभी जहां जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओमिशन, ओमिशन पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ he does not arrive before the court of law as evidence to the case, B does not arrive on the date of hearing to the court. Here omission of doing an act amounts to acceptance. वो नहीं आया, वो नहीं आया तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया गया। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है ऐसे मैटर में, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। बट आपको बतानी भी ये चीजें कि इसका मतलब क्या है कि कुछ जिन सेक्शंस में अलाउड है उन सेक्शंस में ये एक्सेप्टेड है, जिन सेक्शंस में अलाउड नहीं होगा वहां पर तो उसके अगेंस्ट सम्मन हो जाएंगे, बुला लाओ पुलिस वालों का जाएगा, उठा के लाओ, कैसे नहीं आ रहा कोर्ट हमने तो बुलाया है, आना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। बट मैंने वही कहा ध्यान रखना है, डिपेंड्स ऑन द सेक्शंस, डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है आपने। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट प्राइस बाय सेलर टू अ विलिंग बायर। एक सेकेंड,
Delivery of goods at a price by a seller to the willing buyer will be understood as communication by conduct to the convey acceptance. आप जाते हो बुक खरीदने, आपने बुक की पेमेंट की, बुक उसने आपको दे देनी। आप बेशक से कुछ बोलो या ना बोलो, कुछ जगह सेल्फ सर्विस होती है, आपने सामान उठाया, पैसे दिए, उसने पैसे ले लिए, एक्सेप्टेंस हो गई बाय कंडक्ट। कोई पूछता थोड़ी है वहां पर, आप पूछते हो कि इज इट फॉर सेल? आप सेल्फ सर्विस वाले काउंटर से खुद उठाते हैं, पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट लेता है और आ जाते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। फॉरेन कंट्रीज में तो क्या है, वहां पर तो कभी कभी दुकानदार ही नहीं होता, कार्ड से आपने पंच किया, उतना कुछ उनका सिस्टम है, वो प्रोडक्ट दिखाया, उसका अमाउंट आ जाता है, आपने पंच किया, उतना अमाउंट कट जाता है, चले गए। हो सकता है इंडिया में भी हो इस तरह के आउटलेट्स, लेकिन कोई पार्टी नहीं है सामने, सिर्फ किस चीज से एक्सेप्टेंस हो गया, वाया मशीन चल रहा है, आपने प्रोडक्ट दिखाया, ये खरीदना है, वो मशीनें तो हैं हर जगह, कॉइन डाला, आपके पास वो प्रोडक्ट बाहर आ गया, आप किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चल रही है। उस मशीन पे लिखा है इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, ये कॉइन डालो, कॉइन डालेंगे, वो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, एग्रीमेंट कंप्लीट बाय कंडक्ट। आपको क्या करना है, कॉइन डालना है, मशीन ने क्या करना है, प्रोडक्ट देना है। कोई किसी को ऑफर नहीं कर रहा, कोई किसी को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन इनडायरेक्टली फिर भी बाय कंडक्ट ऑफर भी जा रहा है, एक्सेप्टेंस भी जा रहा है बाय कंडक्ट। ये ध्यान रखना है, वहां पर भी ये लॉ पूरा एप्लीकेबल हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते आपने कॉइन डाला मशीन नहीं आई, मशीन ने सामान नहीं दिया, तो आप केस कर सकते हो। आपकी एटीएम मशीन में होता है ना, आपने कार्ड्स पंच किया, आपने अभी मुझे कुछ बैंक में बता रही थी एक लेडी कि उसने कार्ड पंच किया, पैसे ही बाहर नहीं आए, मैसेज आ गया कि इतना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, पैसे बाहर नहीं आए, फिर कंप्लेंट लिखानी पड़ती है, उसके एक्शन से कंप्लेंट लिखानी पड़ती है, कंप्लेंट के बाद वो, क्योंकि हुआ तो सही ना, एटीएम मशीन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ और उसने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी कि वो जाएंगे, केस करेंगे, आप हो जाएगा काम। ये चीज है, क्योंकि वो भी एक एग्रीमेंट है। एटीएम मशीन में भी बाय कंडक्ट चल रहा है सब कुछ, कोई पार्टी नहीं होती सामने, कोई कुछ नहीं होता। देखो सेकंड क्या कह रहा है, वन नीड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वन बोर्ड्स अ पब्लिक बस। पब्लिक बस का तो मैंने आपको कितना पहले भी एग्जांपल दिया था, आपने जाना है, बस में चढ़ना है, टिकट खरीदनी है, बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। अगर आपने एक पर्टिकुलर टिकट खरीद लिया, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, आपका कंडक्टर, कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कोई पूछेगा? कोई मतलब नहीं, उसको राइट ही नहीं है सब पूछने का, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी कहा था, जैसे आप बस में बोर्ड करेंगे, यू हैव टू बाय द टिकट, ये आपकी ड्यूटी है। आप ये नहीं कह सकते कंडक्टर ने मुझे टिकट ही ऑफर नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, नहीं होता है ऐसा। अब लेडीज तो खैर लड़ती नहीं होगी, सब फ्री है लेकिन आपको पता होगा, अगर आप वो पिंक टिकट आप नहीं लोगे तो चालान है। अगर किसी को ना पता हो तो बता दूं और बताते रहना, अगर आपने पिंक टिकट नहीं लिया तो पेनल्टी है, ऑल्दो ट्रेवल इज फ्री, पिंक टिकट लेना कंपलसरी है, उसके बिना ट्रेवल नहीं कर सकते आप। Act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority to carry any passenger। ठीक है, थर्ड क्या था, ये सब कंडक्ट के आ रहे हैं एग्जाम्पल। बस में आप चढ़ गए, कंडक्ट कंप्लीट हो गया, तो आपको टिकट लेना कंपलसरी है। वन नीड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वन ड्रॉप अ कॉइन इन अ वेइंग मशीन, जी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वेइंग मशीन ले लो, या आपने कॉइन डाला तो आपके पास पेप्सी बाहर आ जाएगी, या जो भी आप
प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बाहर आ जाएगा, सेम कंडक्ट है। फिर कह रहा क्या, अ मेयर मेंटल यूनिलेटरल एसेंट इन वंस ओन माइंड। यूनिलेटरल तो हो ही नहीं सकता, मैं अपने आप से मान लूं क्या, अपने आप से मैं मान ही नहीं सकता। मैंने सोच लिया, हाँ हो गया था, चलो सोनाली ने खरीद ली मेरी कार, नहीं मान सकता। ये इमेजिनेशन पर काम नहीं बनेगा। नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन लिख दिया उसने, ठीक है। वेयर अ रेजोल्यूशन पास बाय अ बैंक टू सेल, ये एग्जांपल ही पढ़ा था हमने। प्लान टू ए रिमेन्ड अनकम्युनिकेटेड, याद है कौन सा केस था, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जो था, यही था ना। तो उसने साइन करके अपने ड्रॉर में रख लिया था भाई साहब ने, मैनेजर ने, उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये कंडक्ट के एग्जांपल से, ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ऑफर कब कंप्लीट थी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जब किसने पढ़ लिया, ऑफरी ने। ऑफर समझ गए बेटे आप, क्या नाम है आपका, निकिता, निकिता समझ गए। yes. आपने ऑफर किया था किसको, मुंबई वाली कंपनी को। मुंबई वाली कंपनी ने एक्सेप्टेंस देनी है, अब आप मुंबई में पहुंच गए, आप समझो आप मुंबई में हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप दिल्ली वाली पार्टी को अपनी एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं, वो कब कंप्लीट मानी जाएगी, तो लिखो इसमें ए पार्ट। ये दो तरीके से चलेगा, लिखें ए पार्ट में, अगेंस्ट द प्रपोजर यानी ऑफरर, अगेंस्ट द प्रपोजर यानी ऑफरर। बताओ यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, मुंबई वाली पार्टी ने आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है, वो प्रपोजर के अगेंस्ट कब हो जाएगी, प्रपोजर के अगेंस्ट कब हो जाएगी, मतलब ध्यान से समझना, प्रपोजर के अगेंस्ट है कि अब प्रपोजर अपने ऑफर को रिवोक ना कर पाए। सोच के बताओ बिना पढ़े, प्रपोजर ऑफर को रिवोक ना कर पाए। आपने दिल्ली बैठे बैठे मुंबई वाली पार्टी को ऑफर कर दिया, मुंबई वाली पार्टी के पास चिट्ठी पहुंची 1 तारीख को, लेकिन उसने पढ़ी 5 तारीख को। अब वो वहां से अपनी एक्सेप्टेंस भेजता है किसको, आपको। वो अगेंस्ट द प्रपोजर कब होगी, अगेंस्ट द प्रपोजर, आपके अगेंस्ट कब हो जाएगी, आप कब उसको रिवोक नहीं कर पाओगे, पढ़ लेना। हाँ, अब बाई पोस्ट चल रहा है अगर मैटर, जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट कर दी, जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट कर दी, तो क्या अब ऑफरर उसको रिवोक कर पाएगा, बट अभी एक्सेप्टेंस मिला नहीं है ना आपको। हाँ अभी आ रहे हैं, टेक्निकली समझो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा और आगे बढ़ेगा। उसने 5 तारीख को पढ़ा, लेकिन 6 तारीख को चिट्ठी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको पोस्ट कर दिया 6 तारीख को। बेटा 6 तारीख तक बॉल आपके पाले में थी, किसके पाले में, प्रपोजर के पाले में। आप 6 तारीख तक कभी भी अपने ऑफर को रिवोक कर सकते थे, कब, 6 तारीख। जैसे ही उसने वो चिट्ठी एक्सेप्टेंस की पोस्ट की, क्या अब आप रिवोक कर पाओगे, तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब हुआ, अब पढ़ो, व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम।
ट्रांसमिशन मतलब रास्ते में। जैसे ही उसने अपना एक्सेप्टेंस आपकी तरफ भेज दिया, अभी बेशक से वो आपके पास नहीं पहुंचा, लेकिन अब वो क्या हुआ, अगेंस्ट द प्रपोजल हो गया। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं बार बार चिट्ठी की, डेट की, टाइमिंग्स की। आपका क्वेश्चन होगा सर अगर 6 तारीख को ही उसने चिट्ठी रिवोक कर ली तो क्या खेल आएगा, कि मैंने कितने बजे स्पीड पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेजी। मेरी स्पीड पोस्ट की एक्सेप्टेंस 3 बजे की है, शाम की, दोपहर की, और आपने एक्सेप्टेंस को, आपने ऑफर को रिवोक करने की चिट्ठी भेजनी है 3:05 पर, तो पहले क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। तो क्या अब आप रिवोक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, बड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन जरूर आएगा इस पर। ये बड़ी डेलिकेटेड सी चीज है, बहुत डेलिकेटेड सी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से। फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही 6 तारीख को मुंबई से बाय स्पीड पोस्ट उसने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, तो अब आप यानी प्रपोजर, आप दिल्ली बैठे हो, अब आप अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो जो एक्सेप्टेंस की बात हुई वो अब आपके अगेंस्ट कब चली गई, जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर ट्रांसमिशन है। तो इसमें लिखो डॉट डॉट डालकर, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस transmitted to the proposer, transmitted to the proposer। अब ध्यान से देखना, अब बॉल किसके पाले में है, एक्सेप्टर की। तो सर उनको तो पता ही नहीं है ना कि हमारे पास अगर अभी तक पहुंच ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं कि हाँ, ये बाद में क्लियर होती है सब चीजें, नो डाउट। आपको नहीं पता, जब कोर्ट पहुंचेगा तो उसकी बात बताई जा रही है, आपको एडवांस में बताई जा रही है। आपको कुछ सच्ची में आपको नहीं पता, बिल्कुल एग्रीड, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ये सब चीजें जब कोर्ट पहुंचेगी तो वहां पर एविडेंस दिखाई जाएंगे, जैसा देखो इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ। एक चार्ट बनाया जाएगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो वो डिसीजन आपको बताया जा रहा है, वो डिसीजन आपको बताया जा रहा है कि ये आपके अगेंस्ट कब हो गया, आपके अगेंस्ट आप प्रपोजर हैं जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में आ गया। ठीक है, अब मुंबई वाली पार्टी के अगेंस्ट कब हो जाएगा यही एक्सेप्टेंस, जब आप पढ़ लोगे। आपके पास भी तो चिट्ठी आ रही है, टेलीफोनिकली होता है, ईमेल होता है, टेलीफोनिकली तो समझ में आ गया, ईमेल होता है या ये होता है, वो तब भी तो आपके पास कब आ गई, अब आप उसे देखोगे। अब ये आपके यहां भी वही चीज हो सकती है ना। आप न्यू ईयर पार्टी मनाने गए हुए थे, आपने रखी कि हाँ जी हम तो 12 तारीख को न्यू ईयर पार्टी मनाते हैं। अब आप न्यू ईयर पार्टी में चले गए आउट ऑफ दिल्ली, 3-4 दिन के लिए गायब। चिट्ठी पहुंची 13 तारीख को, आप दिल्ली में नहीं हो। 15 तारीख को आप आए, आपने 16 को पढ़ी, 16 को ऑफिस गए। तो 16 तक किसके पास ऑप्शन है, एक्सेप्टर के पास। वो चाहे तो रिवोक कर सकता था, कब, जब तक आपने नहीं पढ़ा। तो बी लिखो, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये अगेंस्ट द एक्सेप्टर हो जाएगा कब, जब आपने पढ़ लिया, यानी आपकी नॉलेज में आ गया। तो लिख दो, when it comes to the knowledge of the proposer, ठीक है जी। जो मैंने एग्जांपल दिया याद रहेगा, ये एग्जांपल्स ही आपको बनाने हैं।
यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है एग्जाम्पल बनाना है, वही सेम उसने एग्जाम्पल बनाया हुआ है जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसने अब आपको चिट्ठी डाली, अब आप दिल्ली में नहीं हो, अब आप आ रहे हो वापस 15 को, फिर आपने 16 को पढ़ा, तो 16 को माना जाएगा कि अगेन द एक्सेप्ट। तो ये जो नेक्स्ट है फिर वो सेम उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसी चीज को। ठीक है, अब ये गोल्डन रूल एक बार पढ़ लें, ये पढ़ लें आप लोग, देखें क्या हो रहा है। ये गोल्डन रूल बनाया गया है, मतलब है गोल्डन रूल, आपको बना इसको बोलकर पढ़ा रहे हैं। जो ऊपर आपने पढ़ा है ना उसको नटशेल कर रहा है, जो ऊपर पढ़ लिया उसी को नटशेल कर रहा है। द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजर कब बाउंड हो जाएगा? द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसी मुंबई वाले ने एक्सेप्टेंस की और चिट्ठी डाल दी, तो अब बाउंड कौन हो गया? प्रपोजर, क्योंकि अब आप रिवोक नहीं कर सकते। बाउंड होने का मतलब है आपके हाथ बंध गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसे बाउंड बोलते हैं। नाउ यू कांट रिवोक। फिर क्या कह रहा है? बट इट इज नेसेसरी दैट द लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड। ये बस ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड। स्टैंप लगती है, आपने देखा होगा हर लेटर पे एक स्टैंप लगी होती है, एंड ड्यूली पोस्टेड। एड्रेस, स्टैंप और पोस्टेड। आपने एड्रेस लिख दिया ठीक, स्टैंप लगा दी ठीक, पोस्ट ही नहीं किया, तो वही ड्रॉर वाला हो गया, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। आपने एड्रेस ठीक नहीं लिखा, किसी और के घर चिट्ठी पहुंच गई। मुंबई की एक पार्टी को किसी योगेश गुप्ता के अगेंस्ट केस करना था, रियल फैक्ट बता रहा हूं। वो किसी कंपनी का डायरेक्टर था योगेश गुप्ता, दिल्ली में उसकी कंपनी थी। उस भाई ने गूगल किया योगेश गुप्ता, एड्रेस आ गया मेरा, उसने मुझे पार्टी बनाकर सम्मन भेज दी कोर्ट से। नहीं समझा? हाँ नहीं, अब सुनो तो सही, उसमें क्या होता है बेटा, अगर इफ यू रिसीव द सम्मन तो यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, आपको जाना पड़ेगा। मेरे तो लग गए 20,000 का फटका भाई। मैं यहाँ से भी अगर मान लो 2 दिन पहले आया, तो अब मेरे को टिकट एकदम से कैसे मिल जाएगी सस्ती वाली? अब फ्लाइट टिकट तो महंगी वाली मिलेगी, फिर वहां से वापस भी आना है, एक दिन स्टे भी करना है, तो सबसे सस्ता 20,000 का फटका बता रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, फोन किया उसके वकील को, मैं कहा हाँ जी वकील साहब, पहले तो भाव खाए, कोर्ट में ही मिलेंगे। सुन तो लो जी, हंसी आई। मैंने कहा सुन तो लो। कह रही जी क्या सुनाऊं? मैंने कहा किस योगेश गुप्ता को भेजा ये तो कंफर्म कर लो। मैंने कहा एड्रेस कहाँ से लिया? कह रहा हमने तो जी गूगल किया था। तो मैंने कहा गूगल में तो योगेश गुप्ता 36,000 आए होंगे, सबको क्यों नहीं भेज दिया? हाँ, सबको क्यों नहीं भेज दिया, सिर्फ मुझे ही भेजा? यार क्या मतलब? मैंने कहा भाई मैं भी एडवोकेट हूँ। मैंने कहा ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, उसे विजिटिंग कार्ड की मैंने फोटो फिर व्हाट्सएप की। उनका दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। मैं कहा आपने इसी एड्रेस पर भेज दिया है, लेकिन इस एड्रेस पर कोई ना तो कंपनी का डायरेक्टर रहता है, ना कोई कुछ और रहता है, ये मैं रहता हूँ यहाँ पर। जब उसको बात समझ आई, देन ही सेड सॉरी। मैं कहा सॉरी नहीं, वहाँ एप्लीकेशन लगाना कल। मैं कहा नहीं तो फिर मैं यहाँ पर मैं भी अपेक्षा, तरीका तो वही पता था ना कि हम क्या कर सकते हैं। मैं कहा आप उसको एप्लीकेशन को वहां से विड्रॉ करना, एड्रेस रिमूव करवाना। लेकिन क्या हुआ, जो एड्रेस, अब कोई और एड्रेस था, वो किसी और एड्रेस पर भेज दिया उन्होंने। तो जिस पार्टी को बुलाना था, क्या वो पार्टी पहुंचेगी? चलो मैं तो गलती से पहुंच भी जाऊं मान लो, वो तो हमें पता है वो पैसे भी निकलवा लेते हैं उनसे, जो खर्चा है वो सारा निकल जाता, क्योंकि कोर्ट ऐसे टाइम पर फिर एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेता कि ये क्या तरीका है, आपने गूगल किया किसी को ही बुला लोगे। बहुत सारे हैं, एक योगेश गुप्ता आईएएस ऑफिसर भी है, एक योगेश गुप्ता आईपीएस ऑफिसर भी है, उनको क्यों नहीं बुला लिया? तो ये भी होता है।
तो इसलिए उसने 3 चीजें बोली, क्या क्या? आप करेक्टली एड्रेस्ड करें, आप करेक्टली पोस्ट उसकी जो स्टैंप है वो भी लगाएं, और ड्यूली पोस्टेड, क्योंकि स्टैंप भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हर जगह 5 रुपए की स्टैंप पर पोस्ट नहीं पहुंच जाएगी, ज्यादा लगा दो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम उस पर तो पोस्ट ऑफिस वाले इनिशिएट नहीं करेंगे, कितने की स्टैंप लगी, अरे इन्होंने हमारी फीस नहीं दी, रखो डंप कर दो, जिसने भेजा वापस उसी को भेज दो, उसका भी एड्रेस होता है ना उसमें, ऐसे भी होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट। अब यहां पर आपके कॉन्ट्रेरी भी चला गया, इसका फायदा जहां नहीं मिलेगा। इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, रॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी एटसेट्रा विल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 चीजों में आपको मिला है प्लस पॉइंट, लेकिन नीचे की चीजों में आपको प्लस पॉइंट नहीं मिला। यानी लेटर इन ट्रांजिट, रॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी। अब वो क्या करेंगे, जिस योगेश गुप्ता को चिट्ठी डालनी थी गलत एड्रेस पर पहुंच गई, उसको बाउंड तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पहुंची नहीं, उसको तो नहीं बाउंड कर सकते, लेकिन क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा ना, वो कहेगा कि अब ठीक है चिट्ठी डालो, उनको बुलाओ। बट यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, अगर लेटर रास्ते में कहीं खो गया, या फिर रॉन्ग डिलीवरी हो गई, या नॉन डिलीवरी हो गई, विल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू वो 3 चीजें ठीक हो, सब्जेक्ट टू 3 चीजें ठीक हो, क्या क्या? एड्रेस, स्टैंप एंड ड्यूली पोस्टेड। हाँ, पोस्टमैन ने गलती से कहीं और डिलीवर कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा, ठीक है, डिले जरूर हो सकता है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उसे। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख लीजिए, इसमें गोल्डन रूल करके लिखो, गोल्डन रूल करके लिखो, और 2 पार्ट में लिख लेना। फर्स्ट पार्ट में लिखना करेक्टली एड्रेस्ड, किसी को नोटिस भेजना लेकिन एड्रेस नहीं पता तो एड्रेस नहीं पता तो उसको तो कम्युनिकेट हो ही नहीं पाएगा बेटा, कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है ना। नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, सोच लो, पता चला कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ऐसे ही पूछ ले, आपके पास एड्रेस नहीं है, आप क्या करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ना तो ऑफर कंप्लीट होगा माना जाएगा, ना एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फेज में लिखना है करेक्टली एड्रेस्ड, ऑब्लिक प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ऑब्लिक पोस्टेड। और सेकंड फेज में क्या लिखना है? सेकंड में लिखना है नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, ऑब्लिक रॉन्ग डिलीवरी, ऑब्लिक रॉन्ग डिलीवरी, ऑब्लिक नॉन डिलीवरी। ये चीज कहां आती है? अब मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं एक बार, और थोड़ा सा समझना। आप कहोगे सर रॉन्ग डिलीवरी में तो किसी और के घर पहुंच गया, तो कैसे पता चलेगा? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था। नॉन डिलीवरी में भी कैसे पता चलेगा? स्टैंड क्या बनता है पता है? मान लीजिए प्रपोजर ने बोला विद इन 5 डेज आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंच जानी चाहिए,
विद इन 5 days। अब उसने विद इन 5 days ही करेक्टली एड्रेस्ड, प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ड्यूली पोस्टेड करके प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। लेकिन वो चिट्ठी पहुंच गई किसके घर? आपके पड़ोसी के घर। आपके पड़ोसी ने आपको नहीं दी। अब आप क्या सोच रहे हो कि उसने एक्सेप्टेंस नहीं की। अब उसने एक्सेप्टेंस नहीं की तो आप सामान नहीं भेजोगे, आप सामान नहीं भेजोगे। आपके हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं आई। बट वो पार्टी चाहती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो। ये इशू कब बनेगा? वो पार्टी चाहती है कि मेरा ऑफर, मेरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, फिर वो कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट में ट्रैक खुलेगा कि चिट्ठी डाली थी, बिल्कुल डाली थी जी, ये रहा मेरा ट्रैक। चिट्ठी कहां चली गई? अब चिट्ठी ट्रेस की जाएगी, क्योंकि इस पर जहां डिलीवरी हुई है वहां एड्रेस लिखा जाएगा कि ये यहां डली है जी। उससे वो चिट्ठी ली जाएगी। अब वो एनवलप बन जाएगा कोर्ट का डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस है। उस चिट्ठी में अंदर लिखा क्या ये भी तो मैटर करता है। नहीं भाई, पता चला एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है और वो दिखाएगा देखो जी मैंने चिट्ठी में लिखा था कि आई एम ये इस तरीके से। इन्होंने एडवांस पेमेंट भी मांगी थी, बाय चेक मांगी थी, मैंने एक चेक भी डाला था उस चिट्ठी के अंदर। कर सब कुछ है खुला। उसमें अगर ये प्रूव हो गया कि जो पर्सन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। जबकि क्या हुआ है, आपके हिसाब से तो डिले हो रहा है, लेकिन उसने अपना 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो जो नीचे वाली लाइन है वो क्या कह रहा है कि वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी। किसकी वजह से? रॉन्ग डिलीवरी की वजह से। वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी किसकी वजह से? लॉस इन ट्रांजिट की वजह से। हाँ, अब मैटर ऑफ प्रूफ पहुंच गया एक्सेप्टर के हाथ में, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक इशू है। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर इससे क्या फर्क पड़ा, ऐसे कैसे होगा, तो ये चीज समझा रहा हूं। ये जब मैटर ऑफ प्रूफ वहां पर पहुंच जाएगा कोर्ट के अंदर, तब बात आएगी कि जी मैं तो एग्रीड था। अब पोस्ट ऑफिस की गलती का खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? बिल्कुल ठीक है, जज कहेगा बिल्कुल ठीक बात है। आपकी गलती का खामियाजा हम दोनों के बीच के एग्रीमेंट पर क्यों आए? नहीं, आपने डिलीवरी नहीं की, पोस्ट ऑफिस को कहा जा रहा है इन्होंने डिलीवरी नहीं की, या इन्होंने गलत एड्रेस पर डिलीवरी की। नॉन डिलीवरी भी तो आ रहा है। वो बैठा हुआ है पोस्ट ऑफिस वाला शांति से आराम से कि क्या हुआ जी कि जी वहां पर कोविड की वजह से सब कुछ बंद था ना। कोविड के टाइम पे तो पोस्ट जा ही नहीं दी थी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। आउट ऑफ इंडिया तो आप भेज ही नहीं सकते थे, आपको पता होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो लॉ ये कहता है, और इन्हीं के ऊपर केस बन सकता है। केस स्टडी आ जाएगी, इसी को लेकर आएगी। एग्जाम्पल बना दिए कि उसने विद इन टाइम भेज दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने डिलीवरी नहीं की। नाउ डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लाइटली लिखा हुआ है इसमें, लेकिन एग्जाम के अंदर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इसी एक वर्ड पर उखड़ जाएगा। ठीक है जी, याद रहेगा, फोकस्ड रहना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल रखा है, वास्तव में गोल्डन पॉइंट है। अभी आप जरा सेल्फली पढ़िए, क्योंकि जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उन्हीं को ये नटशेल कर रहा है। फटाफट पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो, मैं पूछूंगा आपसे कि क्या लिखा है। कोई डाउट आता है तो पूछो आप जल्दी से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सेप्टर। हाँ जी,
पहला पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट पहले पॉइंट में? बताओ क्या कहना चाह रहा है? कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो, सिर्फ कोई एक बच्चा जिसको दिल कर रहा है एक्सप्लेन करने का, कोई एक बच्चा बस। आप करो, मास्क हटा के करो। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करो सिर्फ। आवाज आ जाएगी ना, मास्क से आवाज नहीं आती, बस सिर्फ फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ आया, गुड। इसलिए तो कह रहा हूँ कि एकदम बोलना है। हाँ जी, आप बताओ। ऊपर का समझ आ गया पक्का? आप बताओ बेटा फर्स्ट पॉइंट। एक्सेप्टर के पास वो मतलब जब वो बाउंड हो जाएगा, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजल के पास पहुंच जाएगा। मैंने बेटा अब यही बता रहे ना, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? अगेंस्ट द एक्सेप्टर है ना, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? एक्सेप्टर कब बाउंड हो जाएगा? जब प्रपोजल पढ़ लेगा। मुंबई वाले की चिट्ठी दिल्ली वाले ने पढ़ ली एक्सेप्टेंस की, तो क्या मुंबई वाला एक्सेप्टर अब उस चिट्ठी को वापस ले सकता है? ये वो चीज कह रहा है। अब पढ़ो, फिर से पढ़ो, देखो अब समझ आया? ठीक है, पक्का ना? बेझिझक मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी परसेप्शंस नहीं बनाता। मेरे लिए आप सारे अनाड़ी हो। मैं किसी को भी इंटेलिजेंट नहीं मानता, क्योंकि इंटेलिजेंट मानूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना? माइंड मत करना। मैं सबको क्या मानकर चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल न्यूकमर हो मेरे लिए, तभी तो मैं अपना इतना जो बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कहूँगा एक बेटा पढ़ ली हो, एक ले चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ हर चीज को, कि मैं भाग नहीं रहा, क्योंकि मैंने पिछली एक क्लास में भागा, बच्चों ने कहा सब तो ज्यादा तेज चल रही है, तो मैं फिर थोड़ा सा स्लो हो गया कि ठीक है कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना बच्चे बड़ी गलती करके आते हैं। डेट, सिर्फ डेट, इसी पर क्वेश्चन उखड़ जाता है, 4 नंबर हाथ से यूं फिसल जाते हैं। 4 नंबर का आएगा। क्या कह रहा है? ही विल बी बाउंड, बात किसकी हो रही है? एक्सेप्टर की। पहले ध्यान से पढ़ो। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको भी इसलिए सेल्फ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी तो समझें। मेरी एब्सेंस में समझना भी बहुत जरूरी है ना। मैं कितना एक्सप्लेन करूंगा? जितना बुक में लिखा है, और जो थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मेरे से ज्यादा पढ़ना है। घर में तो आपने सारा ही पढ़ना ना, एक एक वर्ड की बाल की खाल उतारो। लॉ तभी समझ में आएगा। पकड़ लो कि क्या कह रहा है। ये पॉइंट जो है, पिछले बैच में क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, पिछले बैच में बच्चों से टेस्ट में पूछा, बच्चे कुछ कुछ एग्जांपल लेकर आंसर लिख कर आ रहे हैं, तो मैं अब स्टिक हो गया कि भाई पहले मैं ही एक्सप्लेन कर दूं पूरा। फिर से समझ लो। ही विल बी बाउंड, ही मतलब एक्सेप्टर, बाय हिज एक्सेप्टेंस ओनली, यानी जो उसने एक्सेप्टेंस दी, मुंबई वाले पर्सन ने जब अपनी एक्सेप्टेंस दी, वो कब बाउंड हो जाएगा उसमें? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड द प्रपोजर। So it is crucial in this case that the letter reaches the proposer. अब crucial क्या है? letter कब proposal तक पहुंचा? अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है जब तक वो उसे रीड भी नहीं कर लेगा। रीच होना और रीड होना दोनों चीजें अलग अलग है। क्लियर? पक्का? समझ आ रहा है ना? है ना? पक्का ना? जो बच्चे डरे डरे होते हैं, मुझे मैं डर जाता हूँ उन्हें देख के एक्चुअली। ठंड लग रही है? अच्छा सॉरी, फिर मतलब मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। ठंड तो है बेटा, क्या करें, ठंड तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट फिर से देखो, जब ठंड लगे तो एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहन लो। अब हंसना मत, देखो ये रहा एक स्वेटर और ये रहा एक स्वेटर, और ये देखो जैकेट। यहाँ नहीं लग रही तो वो जैकेट उतार दी है। बाहर जाऊंगा तो मैं बड़ा, मेरे को कोजी कोजी फील करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेता। एक स्वेटर और पहनना तो पहन लूंगा। बॉडी आपकी है, आपको अपने कंफर्ट जोन खुद क्रिएट करने होते हैं। ठंड के साथ लड़ाई नहीं करना, क्योंकि ये गलतियां आपकी एज में कर चुका हूं। मतलब अब
ये लड़के समझ जाएंगे, हम भी इस एज में थे, टशन मारनी है, स्वेटर कौन पहनेगा, है ना। ये तो आजकल फैशन बहुत अच्छा हो गया है ना। हमारे टाइम पे तो फैशन क्या होता था, एक सिंपल स्वेटर मम्मी के हाथ का बना हुआ, मार्केट का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। मम्मा इतना अच्छा स्वेटर बना रही थी तो मार्केट कौन जाएगा। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं ना, थोड़ा सा लगता है मम्मी के हाथ का स्वेटर हमें। हालांकि सबसे ज्यादा गरमाई इसी में होती है, लेकिन अब फैशन है तो फिर कैसे पहने। अब फैशन के चक्कर में पहनना नहीं तो फिर कैसे जाए, बिना स्वेटर के ही जाएंगे। अब अंदर से चाहे कांप रहे हैं लेकिन दोस्तों के सामने खड़े होते हैं हम भी, है ना। वो सब काम किया हमने। तो ये बच्चों के पास, आजकल लड़कों के पास तो बहुत ऑप्शंस आ गए, हुडीज, ये वो फलाना ये ठिकाना। सर्दियों में होते हैं, हाँ, गर्मियों में नहीं होते। ये तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं ऑप्शन तो सबसे अच्छा। ज्यादा। गर्मियों में तो आते हैं। गर्मियों में तो गर्मियों में ऑप्शन दिखाने की क्या जरूरत है, गर्मियों में तुम्हारे कट्स होते हैं। हैं चौधरी साहब, गर्मियों में तो कट्स दिखाते हो। सलमान खान ने फिर आपके लिए वो भी तो एक ऑप्शन छोड़ा हुआ है। खैर, ठंड है, ठंड से बचकर रहना है सबको। और अभी कुछ बोल रहे हैं कि अभी बीच में 1-2 दिन का झटका और आना है दिल्ली के अंदर, जो वेदर वाले लोग बोल रहे हैं, और वो बड़ी खतरनाक ठंड आएगी। भाई सब बचो, कवर्ड रखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट जल्दी से, क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट। किसको नहीं क्लियर, चलो क्लियर, जिसको नहीं है क्लियर हो बता दो बिल्कुल ईमानदारी से। सेकंड पॉइंट, जो गोल्डन रूल पढ़ा है उससे रिलेटेड है। गोल्डन रूल में यही तो लिखा है कि अगर लेटर की डिलीवरी नहीं की तो क्या उससे वैलिडिटी इफेक्ट होगी, नहीं होगी। उससे लेटर की, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। और क्या कह रहा है, treated as having been completed from the viewpoint of the proposer but not the acceptor। acceptor के अगेंस्ट तो तब जाएगी जब प्रपोजर पढ़ लेता। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़िए जल्दी से। ये इसलिए लिखे हैं कि ऊपर वाले पॉइंट्स को फिर से नीचे एलैबोरेट कर दिया है, बस कि आपको क्लियर हो जाए किसी भी तरीके से। है ना, गोल्डन रूल से रिलेटेड है। चिट्ठी खो गई, एक्सेप्टर की चिट्ठी खो गई, पहुंची नहीं प्रपोजर प्रपोजर तक, और बाउंड कौन हो गया, प्रपोजर। प्रपोजर, ध्यान से, अभी एक्सेप्टर बाउंड नहीं हुआ। एक्सेप्टर तो तब बाउंड होगा जब मैं पढ़ लूंगा। बाउंड हो गया कौन, प्रपोजर। समझ रहे बात को। अब बाउंड हो गया प्रपोजर, तो इसीलिए उसमें लिखा है कि ये थोड़ा सा मैटर क्रूशियल है, ये पहुंचेगा कोर्ट तक, और इसका आंसर कौन देगा, फिर कोर्ट ही देगा। आपस में तो हम सुलट ही नहीं पाएंगे। प्रपोजर कह रहा है मेरे पास चिट्ठी नहीं आई, एक्सेप्टर कह रहा है मैंने चिट्ठी भेज दी है, लो लड़ लो, निकाल लो फैसला। अब जो समझदार होगा तो निकाल लेगा, लेकिन जो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे दिखाएंगे तो मैटर कोर्ट पहुंचेगा, फिर फैसला कोर्ट ही करेगा। ठीक है जी। पहला पैराग्राफ कंप्लीट, 3 पॉइंट्स के साथ, ऊपर वाले ही हैं, उनको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एक बार सभी पढ़े। सेकंड पैराग्राफ बेटा, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। सर टेलेक्स क्या होता है? टेलेक्स भी वही है, बात करते करते आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा एक रिटर्न में।
फैक्स में प्रिंटेड फॉर्मेट में जाएगा और टेलेक्स में आपके पास ऐसे आएगा, रिटन में वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। जैसे आपके व्हाट्सएप पर आता है, वो पहले टेलेक्स हुआ करता था। आपने कभी किसी से सुना हो तो एक छोटा सा डिवाइस आता था, उसे क्या बोलते थे? पेजर। पेजर सुना है पेजर आप लोगों ने? और तो पेजर में क्या है कि आप ऑपरेटर को फोन करके बोलते थे कि ये मैसेज दे दो, तो ऑपरेटर उस पर मैसेज देता था, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो टेलेक्स भी लाइक दैट, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं। हाँ, नहीं नंबर टाइप पूरा मैसेज आता था। एक नंबर आता था जिसका वो नंबर होता था, तो उसके नीचे हाँ होता था। हाँ। अरे आप लोगों को कैसे पता है ये सब चीजें? तो आपने देखी भी नहीं होंगी। कौन बता मैंने रहा? देखा, shows में नहीं पता? मैंने देखी है, अच्छा, shows में देखी। कैसे देखी? मतलब पुराना था, बहुत पुराना, लेकिन मैं छोटी थी तब मेरे दादू ने दिखाई अच्छा, थी। ओके। हाँ, वही दादू ने दिखा दी ना, वही तो मैं कहूँ कि वो तो एक ऐसा टाइम था कि हर किसी के यहाँ पर एक हाँ, एक छोटा सा टंगा रहता था, छोटा सा होता था डिवाइस। जैसे आप लोगों की क्लॉक होती है ना, वो आजकल वैसी प्रिंटेड क्लॉक जो होती है, बिल्कुल सही वैसे ही होता था। और जैसे मैंने आपको कोई मैसेज भेजना है तो मैं नंबर बताऊंगा, इस नंबर पर ये मैसेज छोड़ दो कि टुडे इज नो क्लास, इन नंबर पे। तो आपको, मैं ऑपरेटर को बोलूंगा, ऑपरेटर आपके पास एक मैसेज, रिटर्न मैसेज ड्रॉप करेंगे, टुडे इज नो क्लास। ऐसे होता था, वो पेजर कहते थे। सब सेल्समैन के पास पेजर, मतलब मेन तो पर्पस उन्हीं के साथ था कि वो एसोसिएटेड रहे। फिर बाद में पेजर से मोबाइल आए। अच्छा है, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता रहनी चाहिए, है ना? हम वैसे हिस्ट्री तो बहुत पढ़ते हैं, ये जरा कम्युनिकेशन वाली हिस्ट्री है। हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जो मार्वलस चेंजेस आए। पुराने, सबसे पहला फोन तो सबने देखा होगा, वो तो है ना, ईंट जितना बड़ा होता था। वो ऐसा था, किसी को मार दो तो वो बेहोश हो जाएगा। सामने इतना भारी, वो पॉकेट में तो आता ही नहीं था, उसको हाथ में पकड़ कर चलो। उसकी ऐड आया करती थी, वो गिर रहा है टूट नहीं रहा, नोकिया। तो एक ही ब्रांड हुआ करते थे। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलेक्स, इंस्टेंटेनियस चलता है एकदम। ऐसे बोला ना, टेलेक्स में मतलब बोला एकदम से रिटर्न मैसेज आपके पास पहुंच गया। टेलीफोन तो बात ही चल रही है। फैक्स मैंने आपको बताया था कि मैं इस मशीन से वो अपना लेटर स्कैन करूंगा और आपके पास पहुंच जाएगा, वहां पर आप पेज डालो, वो प्रिंट होकर पूरा आ जाएगा। थ्रू ईमेल द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. जैसे ही उसने रिसीव कर लिया तो क्या मानकर चला जाएगा? कंप्लीट हो गया। एंटोस लिमिटेड वर्सेस माइस फार फास्ट कॉर्पोरेशन, ये केस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा यूके एंड जर्मनी के बीच का केस है। दो कंपनीज थी अलग अलग कंट्रीज के अंदर, है ना? तो उस वक्त भी क्या हुआ? हाउएवर इन केस ऑफ अ कॉल ड्रॉप्स, जो आजकल इंडिया में तो बहुत हो रहा है, कॉल ड्रॉप्स एंड डिस्टर्बेंस इन द लाइन, देयर मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मे नॉट लिखा है बेटा, गवर्नमेंट ने कोई, कोर्ट ने कोई हार्श रूल नहीं रखा उसके लिए, मे नॉट लिखा है। जहां मे नॉट आ गया वहां पर एविडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां मे नॉट आ गया वहां एविडेंस पर डिपेंड करेगा। कॉल ड्रॉप तो आप जानते ही हैं, एकदम से फोन कट जाता है। डिस्टरबेंस आप समझते हैं कि यहां से वहां आवाज नहीं पहुंचती, आजकल बहुत हो रहा है ना? इतने सारे सेलुलर फोन्स हो गए, इतने सारे कनेक्शंस हो गए, हर बच्चे के पास 2 सिम है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सबके पास ही 2 सिम है, क्योंकि ड्यूअल सिम तो फोन आ रहा है तो 2 सिम रख लिए। और क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री, तो लोग क्या करते हैं, स्पीकर फोन पे डालकर छोड़ देते हैं। तो कल वही बात हो रही थी कि
मतलब एक फनी सा सर्वे है, फनी सा। वैसे एक वकील साहब बोल रहे थे, कहते ये फ्री इनकमिंग और आउट गोइंग ने भी डिवोर्स के केसेस बढ़ा दिए जी। हमने कहा ये कैसे बढ़ा दी, हम भी हंस पड़े। ऐसी बातचीत चल रही थी आपस में, डिस्कशन, लोग फनी डिस्कशन कह रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ फनी है, कुछ ऐसे मत लेना हार्शली। तो उन्होंने कहा, कहते जी क्या होता है, इधर से बिटिया खाली हुई घर का काम करके, उधर से माता जी खाली हुई काम करके, और दोनों ने स्पीकर फोन ऑन किया और शुरू हो गए। उसने ऐ की था, उसने ऐ की था। तुसी ऐ नहीं किया, तुसी ऐ नहीं किया। ठीक है जी, मतलब ऐसी फनी, मैंने कहा फनी डिस्कशन चल रहा है तो फनी ही है, कोई दिल पर मत लेना कोई भी। तो फनी डिस्कशन था। तो उसने कहा कि जब आपस में इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वो कहते तूने मना कर देना था उसे, रात को 11 बजे आया था, रोटी नहीं देनी थी तुझे बना कर उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई, देखा नहीं तुझे मैंने अपने तेरे पापा को कैसे कंट्रोल कर रखा है, तूने भी कंट्रोल करना है। तो फनी चल रहा था, तो वो पूरा एक्ट आउट करके बता रहे थे, तो हम भी सुन रहे थे और बड़ी हंसी आ रही थी। जैसे न्यू ईयर पे आजकल लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा वगैरह आपको आप हंसाते हैं यार वगैरह। ऐसे ही मेरे पास कहता है एक पार्टी आई है, कहता है वो लड़ रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो वो कहती है इसकी सास ये कहती है, वो कहती है मेरी सास ये कहती है, कहता दोनों है, दोनों मियाँ बीवी नहीं झगड़ रहे, वो उसकी मम्मी की वजह से झगड़ रहा है, वो उसकी मम्मी की वजह से झगड़ रहे हैं। अब कह रहा बताओ, कह रहा जबरदस्ती का, कह रहा मैं बैठ के दोनों का समझौता करा रहा हूँ, मैं छोड़ो, जाओ बाहर घूम कर आओ न्यू ईयर पर, आपस में झगड़ा मत करो। तो फनी डिस्कशन में वो बता रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, मतलब अगर सोचा जाए तो बहुत यूजलेस स्टॉक्स होनी शुरू हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इनकमिंग एंड फ्री आउट गोइंग। दोस्तों में भी चलता है, मैं भी करता हूँ कभी कभी, मतलब घर से निकलते ही बस फोन यहाँ शुरू, और जब तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे तब तक नॉन स्टॉप बात चल रही होती है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। ऐसा नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यही बात चल रही होती है। और क्या मतलब, अब जो मर्जी, मतलब ये तक पूछे तूने क्या पहना हुआ है, अच्छा तूने क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या करा, अरे अब ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि इनकमिंग फ्री है। अब उस चक्कर में फिर कॉल ड्रॉप्स होती है, फिर बेचारे बिजनेसमैन वाले रोते हैं, फिर ये केस बन जाता है कॉल ड्रॉप्स का, क्योंकि बिजी कौन है, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं। अब उस टाइम पास की वजह से बिजनेस इज इफेक्टिंग। देखो कहां से कहां लिंक किया है मैंने, इसे कहते हैं वकालत। इसे कहते हैं वकालत कि, लेकिन ये एक सीरियस मैटर है। कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपका एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आपके डिस्टरबेंस आ रही है फोन में, आपने कहा यस, उसने सुना ही नहीं तो डिस्टरबेंस हो गया, ये मैटर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं छोटी छोटी सी बात के। तो फनी वे में मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था, ध्यान रखिएगा। कॉल ड्रॉप होना या कॉल आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करवा पा रही है बात, तो ये सब रीजन बन जाते हैं किसी भी एग्रीमेंट के कोर्ट तक पहुंचने में। ठीक है जी। तो मे नॉट भी लिख दिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैंने एक एग्जांपल उस टाइम भी दिया था कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे, ये जरूरी नहीं कॉल की बात हो, नदी के दोनों किनारे पर थे, ऊपर से प्लेन चला गया, ये जज साहब ने अपने एक केस डिस्कशन में बोला हुआ है, यूके के जज साहब ने बोला कि चला गया, तो उसने कहा कि हाँ जी मैंने तो सुना नहीं। उन्होंने पूछा नहीं सुना, अच्छा आ गए, अरे पता ही नहीं चला मुझे। चलो ये पॉइंट सबको कंप्लीट हो गया। तो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। एक कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस रुका हुआ है सिर्फ हमारा, कि जो परफॉर्मेंस, जैसे कम्युनिकेशन होना एक्सेप्टेंस का और ऑफर का, अब परफॉर्मेंस का कि मैंने ये कर दिया, उसको भी कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ज्यादा नहीं बचा है अब। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, थैंक यू।
तो लास्ट 2 क्लासेस के भी वीडियो मैंने डाल दिए थे, अब शायद सिर्फ आज की क्लास पेंडिंग रह जाएगी। आप लोग मुझे संडे को जरूर याद दिलाना, ठीक है? आप दोनों आप तो बाय करने ही आते हो, ये तो बात। आप कहीं दूर से आते हो? अच्छा, कहाँ पर? साउथ एक्स में कौन सी क्लास में? टैली? टैली में क्या सीख रहे हो? टैली कौन सा प्रैक्टिस सीख रहे हो? टैली कौन सा सीख रहे हो? टैली कभी वो है ना अपना, टैली 9, टैली ये, टैली वो, तो कौन सा टैली सीख रहे हो?